नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। अंधविश्वास, नफरत और गुस्सा उसके दिल दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी समेत अपने पूरे ससुराल का सफाया करने का मास्टर प्लान बना डाला। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसने ना किसी हत्यारे को सुपारी दी और ना खुद पिस्तौल या चाकू का इस्तेमाल किया, बल्कि उसने तो पूरे परिवार को खत्म करने के लिए ऐसा तरीका निकाला जिसने कि सबको चौंका डाला। उसके शातिर दिमाग ने अपने ससुराल वालों को धीमी गति से मौत देने का फैसला किया और एक कंपनी से कुरियर द्वारा थेलियम नामक जहर मंगाकर बड़े ही नाटकीय ढंग से अपनी पत्नी और उसके पूरे परिवार के हलक के नीचे उतार दिया। ये सनसनीखेज घटना है दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके की, जहां एक पॉश कॉलोनी की आलीशान 4 मंजिला कोठी में रहने वाले करोड़पति बिजनेसमैन देवेंद्र मोहन शर्मा का पूरा परिवार उनके दामाद वरुण अरोड़ा के शैतानी दिमाग में उपजे खूनी खेल की भेंट चढ़ गया। 15 फरवरी को देवेंद्र मोहन की छोटी बेटी प्रियंका शर्मा एक अनजान बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में समा गई। वो कमजोरी और बदन दर्द की शिकायत करती रही। अपने शरीर और मस्तिष्क पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। करीब 15 दिन चले इलाज के दौरान वो निढाल होती गई। अंत तक डॉक्टर नहीं समझ पाए कि उसको रोग क्या था। वो जीबी सिंड्रोम समझकर उसका इलाज करते रहे, यानी ऐसी विकृति जिसमें शरीर की प्रतीक्षा प्रणाली तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों पर हमला करती है। इससे कमजोरी या पैरों में झुंझुनी होती है, जो हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्सों में फैलती जाती है। इन लक्षणों की तीव्रता बढ़ने पर व्यक्ति अपनी पेशियों पर कंट्रोल खो देता है और उसे फालिज मार जाता है। चिकित्सा दृष्टि से ये गंभीर हालत है और मरीज को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है। अधिकतर लोग इन लक्षणों से उभर जाते हैं, मगर प्रियंका के केस में ऐसा नहीं हुआ। वो दर्द से तड़पती हुई मौत की गोद में समा गई। 21 मार्च को देवेंद्र शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा की मौत हो गई। अनीता शर्मा में भी वैसे ही लक्षण उभरे जैसे कि प्रियंका में दिखे थे। मात्र 4 लोगों के छोटे से परिवार में 2 सदस्यों का अंतिम संस्कार करने वाले देवेंद्र शर्मा का दुख अपनी प्रकाष्ठा पर जा पहुंचा जब उनकी बड़ी बेटी और आरोपी की पत्नी दिव्या अरोड़ा वैसे ही लक्षणों के चलते कोमा में चली गई। खुद देवेंद्र शर्मा अपने शरीर में भरे गए जहर को निकालने के लिए इलाज करवा रहे थे। फिलहाल जहर के असर से उनके सिर के बाल झड़ चुके हैं और उनके पैरों में तेज दर्द की शिकायत है। देवेंद्र शर्मा के घर में काम करने वाली मेड भी इन्हीं लक्षणों से ग्रस्त है और उसका भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। देवेंद्र शर्मा की 27 वर्षीय बेटी प्रियंका शर्मा को जब खराब हालत के कारण 1 फरवरी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, तब ना तो परिवार वालों को और ना ही डॉक्टरों को इस बात का जरा भी अंदेशा हुआ कि उसे जहर दिया गया है। राजेंद्र पैलेस स्थित BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 15 दिन तक वो दर्द के मारे छटपटाती रही। डॉक्टरों ने उसके सारे टेस्ट कर डाले, मगर उसकी बीमारी नहीं पकड़ पाए। एक खुश मिजाज और पढ़ाकू और बेहद खूबसूरत लड़की, जिसने दिल्ली के नामी जीसस एंड मैरी कॉलेज से बीकॉम कर लंदन से न सिर्फ मास्टर डिग्री ली थी, बल्कि वहां टॉप भी किया था, और जो पिता के दवा निर्माण के बड़े कारोबार में हाथ बटा रही थी, जिसके सामने उसका खूबसूरत भविष्य खड़ा था और जिसकी शादी के लिए देवेंद्र शर्मा एक होनहार काबिल दामाद ढूंढ रहे थे, वो अचानक दुनिया से चली गई। उसकी मौत का कारण पता तक नहीं चला और देवेंद्र शर्मा ने अपनी बेटी का दाह संस्कार भी कर दिया। प्रियंका की मौत के 2 दिन पहले यानी 13 फरवरी को प्रियंका की बड़ी बहन दिव्या भी अपने ससुराल में बीमार पड़ गई। उसके पूरे बदन में तेज दर्द उठने लगा और सिर के बाल बुरी तरह झड़ने लगे। देवेंद्र शर्मा को पता चला तो वो बड़ी बेटी के ससुराल उसको देखने पहुंचे। दिव्या की हालत नाजुक थी। उनके दामाद वरुण ने उन्हें बताया कि उसका इलाज चल रहा है। देवेंद्र शर्मा पर तो आफत का पहाड़ टूट पड़ा। इधर 15 फरवरी को छोटी बेटी प्रियंका की मौत हुई और 24 फरवरी को उनकी पत्नी अनीता के शरीर पर भी वैसे ही लक्षण दिखने लगे जैसे प्रियंका और दिव्या के शरीर पर थे। 4 मार्च को देवेंद्र शर्मा ने अपने दामाद वरुण के साथ पहले दिव्या को सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसके बाद 6 मार्च को उन्होंने अपनी पत्नी अनीता को भी इसी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। दिव्या की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो धीरे धीरे कोमा में चली गई।
इधर अनीता शर्मा के सिर के बाल ऐसे उड़ गए जैसे कैंसर के मरीज में कीमोथेरेपी के बाद गंजापन दिखाई देता है। यही नहीं, सिर पर घने बाल रखने वाले देवेंद्र शर्मा को भी अपने बाल झड़ने का एहसास होना शुरू हो गया था। साथ ही उनके पैरों में तेज दर्द उठने लगा। अपने दर्द को सहते हुए देवेंद्र शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती अपनी पत्नी और बेटी के लिए दौड़ भाग करते रहे। हॉस्पिटल में अनीता शर्मा की तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। 13 मार्च को जब वो आईसीयू में चली गई तब डॉक्टर्स ने उनके शरीर में पॉइजन टेस्ट करवाया। देवेंद्र शर्मा कहते हैं, जब मेरी पत्नी में किसी रोग के बारे में पता नहीं चला तब डॉक्टर ने टॉक्सिकोलॉजिस्ट से सलाह करके पॉइजन टेस्ट करवाया, जिसमें 16 प्रकार के जहर की जांच होती है। इस टेस्ट में उनके खून में थैलियम की भारी मात्रा पाई गई। मेरा और मेरी बड़ी बेटी जो कोमा में है उसमें भी ये टेस्ट हुआ और उसके शरीर में भी थैलियम की बहुत बड़ी मात्रा पाई गई। मेरी पत्नी के शरीर में थैलियम की मात्रा 4000, बेटी के खून में 7800 और मेरे खून में 800 के करीब पाई गई। अनीता शर्मा के शरीर में जहर की पुष्टि तो हो गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए और 21 मार्च को अनीता शर्मा की मौत हो गई। देवेंद्र शर्मा कहते हैं, हम तीनों के खून में थैलियम नामक जहर मिलने से ये तो साफ हो गया कि हमारे परिवार को खत्म करने के लिए किसी ने हम सबको जहर दिया था। मेरे एक मित्र जो डॉक्टर हैं और अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने हमारी रिपोर्ट मंगवाई और देखने के बाद कहा कि थैलियम नामक जहर सब्जी, दाल या पानी के माध्यम से शरीर में नहीं पहुंचता, बल्कि इतनी बड़ी मात्रा में ये जहर हमारे शरीर में डाले गए हैं। तब मैंने पिछली घटनाओं के बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे याद आया कि 31 जनवरी को मेरा दामाद वरुण अरोड़ा ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक कॉलोनी स्थित अपने घर से हम सबके लिए मछली बनाकर लाया था। तब मेरी बड़ी बेटी दिव्या और उसके दोनों बच्चे हमारे घर पर ही थे। वरुण ने उसको फोन करके कहा कि वो एक स्पेशल फिश करी बना रहा है और पैक करके सबके लिए ला रहा है। वो दोपहर में आया और अपने साथ लाई फिश करी उसने हम सबको खिलाई। मैंने, मेरी पत्नी और दिव्या ने भी वो फिश करी खाई थी, मगर तब वरुण ने अपने जबड़े में दर्द का बहाना बनाकर खुद वो फिश करी नहीं खाई थी और अपने दोनों बच्चों को भी नहीं दी थी। मेरी छोटी बेटी प्रियंका उस वक्त बाहर गई हुई थी। वरुण ने उसके लिए फिश करी बचाकर रखी थी और जब वो शाम को 5 बजे लौटी तब उसने बड़ा आग्रह करके उसे भी वो फिश करी खिलाई थी। मेरे घर में काम करने वाली मेड भी हमारे यहाँ ही खाना खाती है। कुछ फिश करी उसने भी खाई थी, यानी जिसने भी वरुण की लाई फिश करी खाई वो सब बीमार हो गए थे। मुझे वरुण पर शक हुआ क्योंकि वरुण की मेरी बेटी और मेरी पत्नी के साथ अक्सर खटपट होती थी। वो मेरी पत्नी को पसंद नहीं करता था, मगर उस रोज वो बड़े खुश मिजाज मूड में हमारे घर आया था। उस दिन के उसके व्यवहार को याद करके मेरा दिमाग खटका कि हो सकता है कि उसने ही फिश करी में जहर मिलाकर हम सबको मारने की कोशिश की है। मैंने अपना शक डॉक्टर से जाहिर किया। इस बीच मेरी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उसको बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने इसे पुलिस केस बताकर इंद्रपुरी थाना इंचार्ज को मामला सौंपा। अपनी बीमार सास और पत्नी को देखने लगातार हॉस्पिटल आ रहे वरुण को ये गुमान भी नहीं था कि उसके ससुर को उसके फुल प्रूफ प्लान पर शक हो जाएगा और उनका पुलिस को दिया एक स्टेटमेंट वरुण को लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। देवेंद्र शर्मा कहते हैं, हम सब बहुत खुश थे कि चलो आए दिन मेरी बेटी से लड़ने झगड़ने वाला दामाद आज इतने प्यार से खुद सबके लिए कोई डिश बनाकर ला रहा है। हम उसके व्यवहार में आए बदलाव पर खुश थे, पर हमें क्या पता था कि वो खाने के बहाने हमारी मौत का सामान लेकर आया था और उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस मामले के जांच अधिकारी और इंद्रपुरी थाना इंचार्ज सुरेंद्र सिंह कहते हैं, इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन में 21 मार्च 2021 को सर गंगाराम अस्पताल से फोन आया कि वहां कई दिनों से भर्ती एक मरीज अनीता शर्मा की मौत हो गई है और डॉक्टरों को शक है कि उन्हें जहर दिया गया है। मैंने सब इंस्पेक्टर पंकज परासर को तुरंत अस्पताल भेजा। डॉक्टर से बातचीत हुई, अनीता शर्मा का पोस्टमार्टम करवाया गया था और इसके साथ ही देवेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या जो कोमा में है उसका भी ब्लड टेस्ट हुआ था।
साथ ही देवेंद्र शर्मा और उनके घर में काम करने वाली बाई का भी टेस्ट करवाया गया था। सबके शरीर में थैलियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ऐसा लगता था कि जैसे सबको जहर के इंजेक्शन दिए गए हैं। वरुण और दिव्या की शादी 2009 में हुई थी। दोनों ही परिवारों में पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली के पॉश इलाकों में दोनों परिवारों की आलीशान कोठियां है। देवेंद्र शर्मा होम्योपैथी मेडिसिन के बड़े निर्माता है। बढ़िया कारोबार है, करोड़ों के मालिक है। इंद्रपुरी EC3 में उनकी 4 मंजिला कोठी है। चारों तरफ से पूरी तरह किले के माफिक सुरक्षित कोठी के बड़े से गेट पर गार्ड तैनात रहते हैं। कोठी के भीतर की सजावट बताती है कि इस परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं है। वही ग्रेटर कैलाश के सबसे पॉश इलाके M ब्लॉक 64 नंबर की 500 गज में बनी 4 मंजिला भव्य कोठी वरुण अरोड़ा की है। अपने माता पिता का इकलौता मगर गोद लिया वरुण इस कोठी में अपनी पत्नी दिव्या और 4.5 साल के 2 मासूम जुड़वा बच्चों के साथ रह रहा था। वरुण के पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस था और उस कारोबार में वरुण भी अपने पिता के साथ काम करता था। पैसे की कोई कमी यहाँ भी नहीं थी, मगर वरुण और दिव्या शादी के बाद बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे थे। शादी के 8 साल बाद अंततः IVF तकनीक से दोनों को जुड़वा संतान प्राप्त हुई, एक बेटा और एक बेटी। ये परिवार अपने दोनों बच्चों को पाकर खुश था। इसी बीच 28 फरवरी 2020 को वरुण के पिता का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया और उसके कुछ दिनों बाद दिव्या प्राकृतिक रूप से एक बार फिर गर्भवती हो गई। वरुण ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक मैं उस बच्चे को चाहता था। मेरे मृत पिता ने मुझे सपने में आकर दर्शन दिए थे और कहा था कि वो वापस आ रहे हैं मेरी संतान के रूप में, मगर दिव्या ने अपनी मां के कहने में आकर गर्भपात करवा लिया। उसने मेरे पिता को मार डाला। उसकी मां मेरे घर में कलह का कारण थी। वो हमारे बीच लड़ाइयां करवाती थी। दिव्या बस अपनी मां के कहने पर ही चलती थी। मेरी भावना या मेरे फैसलों की उसने कभी परवाह नहीं की। उधर दिव्या के पिता का कहना है कि जिस IVF सेंटर में दिव्या को जुड़वा बच्चे हुए थे, नई प्रेगनेंसी के बाद वहां डॉक्टरों से मिलने पर उन्होंने दिव्या को गर्भपात करवाने की सलाह दी थी, क्योंकि इस गर्भ के कारण दिव्या के जीवन को बड़ा खतरा था। फिर उनके पास पहले ही 2 बच्चे थे, इसलिए दिव्या ने तीसरा बच्चा गिरवा दिया था। हम बच्चे के कारण अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते थे। इस बात को लेकर वरुण ने मेरी पत्नी अनीता से भी बड़ी बहस की थी और इस घटना के बाद से मेरी बेटी और दामाद के बीच में झगड़े बढ़ गए थे। वो रात में 1:30 बजे तक अपनी माँ से गप्पे मारता था, मेरी बेटी के पास भी नहीं आता था। वो दिव्या के साथ गाली गलौज भी करने लगा था। वरुण और उसकी माँ आरोप लगाते थे कि दिव्या अपनी माँ अनीता के इशारे पर चलती है। पुलिस कहती है कि वरुण ने पूछताछ में ये बताया है कि दिव्या की माँ अक्सर उसको ताने देती थी, उसको नीचा दिखाती थी और अपमानित करती थी। उसने कहा कि दिव्या ने मेरे फैसलों के खिलाफ जाकर गर्भपात करवाया था, जिसको लेकर मेरी सास के साथ मेरी काफी बहस हुई थी। मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह कहते हैं, वरुण ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके ससुर देवेंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज FIR के बाद हमने वरुण अरोड़ा के घर पर छापा मारा, उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया, जिसमें ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री में जाने पर पता चला कि वरुण ने थैलियम के संबंध में काफी खोजबीन की थी। वो कुछ ऐसा जहर ढूंढ रहा था जिससे व्यक्ति को पहले बीमार किया जाए और फिर धीमे धीमे मौत की ओर धकेला जाए। पुलिस कहती है आरोपी ने थैलियम के इस्तेमाल से पहले मरकरी पर भी विचार किया था, लेकिन इससे तुरंत मौत होने पर पुलिस को शक हो जाता, इसलिए आरोपी ने मीठे जहर के रूप में प्रसिद्ध थैलियम का प्रयोग किया था। वरुण ने पुलिस को बताया कि उसने मरकरी के बारे में पहले से सुना हुआ था, लेकिन इसके इस्तेमाल की उसके पास जानकारी नहीं थी। उसने इंटरनेट पर मरकरी के बारे में पढ़ा तो पता चला कि इसके इस्तेमाल से तुरंत मौत हो जाएगी। इसके अलावा यदि वो मरकरी से लोगों की हत्या करता है तो उसके असर से शरीर के रंग में बदलाव आने की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में सभी मृतकों की मौत एक साथ होने पर पुलिस का शक उस पर जाता, इसलिए उसने मरकरी का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया और फिर थैलियम के बारे में जानकारी जुटाई। वरुण ने बताया कि जब उसकी साली प्रियंका की मौत फरवरी में हो गई और बिना किसी शक के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तब उसे लगा कि वो बच गया है और अब पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी।
लेकिन 22 मार्च को जब उसकी सास अनीता की मौत हुई और डॉक्टरों ने पुलिस को फोन कर दिया तो सारा मामला खुल गया। पुलिस केस बनता देख वरुण डर गया और उसने 23 मार्च की रात को खुद भी थैलियम की कुछ मात्रा का सेवन किया। उसे लगा कि अगर पुलिस उस तक पहुंचती है तो मृतकों की बीमारी के लक्षण उसमें भी मिलेंगे। इससे पुलिस को लगेगा कि वो भी पीड़ित है। मगर वरुण की ये चालाकी पुलिस के सामने नहीं चली और उसके लैपटॉप एवं मोबाइल फोन ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। लैपटॉप खंगालने पर पुलिस को ब्राउजिंग हिस्ट्री में थैलियम से संबंधित कई वेब पेज खोले जाने की जानकारी मिली। ग्रेटर कैलाश में उसके घर से थैलियम जहर की शीशी भी पुलिस को मिली है। जिस जगह से उसने थैलियम की खेप मंगाई थी उसका खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। थैलियम को स्लो पॉइजन कहा जाता है जो धीरे धीरे जिंदगी को खत्म करता है। थैलियम के संपर्क में आने के शुरुआती 48 घंटे में उल्टी, डायरिया, चक्कर आना जैसे लक्षण महसूस होते हैं। कुछ दिनों में ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मांसपेशियां बेकार हो जाती है और याददाश्त चली जाती है और आखिर में इंसान कोमा में चला जाता है। थैलियम के जहर से मौत होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लग जाता है। वरुण के पारिवारिक फैसलों पर अपनी राय थोपने के कारण जहां वरुण को अपनी सास अनीता शर्मा दुश्मन नजर आने लगी थी, वहीं ग्रेजुएट होने, भरपूर पैसा और शानो शौकत होने के बावजूद उसका मानसिक स्तर कितना निम्न दर्ज का है, इसका पता इस बात से लगता है कि वो पुनर्जन्म और सपनों के सच होने जैसी ढकियानुसी बातों पर विश्वास करता था। यही नहीं, वैवाहिक जीवन के इतने साल गुजर जाने के बाद भी पत्नी के साथ उसका रिश्ता कभी आत्मीय नहीं बन सका था। वे दोनों इस रिश्ते को ढो रहे थे। दोनों के बीच तल्लखियां बढ़ रही थी जिसका अंजाम बहुत भयानक रूप में सामने आया। शर्मा परिवार में देवेंद्र शर्मा अब अकेले बचे हैं। अपने दामाद द्वारा खिलाए गए जहर के असर से निकलने के लिए अपना इलाज करवा रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी दिव्या अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कोमा में पड़ी है। वो जीवित बचेगी या नहीं इसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वहीं वरुण को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। उस पर धारा 302, 307, 328, 498 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती है। वरुण के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ उसके 4.5 साल के 2 बच्चों को अकेले संभालती हुई घर में बिल्कुल बंद हो गई है। वो गहरे सदमे में है और मीडिया से बात तक नहीं करना चाहती है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।